हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेस्ट बंगाल बोर्ड के गणित के पाठ संख्या 9। किसका, कौन क्लास था? क्लास 10 का पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, द्विघात करणी। चलिए द्विघात करणी पे जल्दी से आते हैं। द्विघात करणी किसको कहते हैं? द्विघात करणी पढ़ने से पहले आपको क्लास 9 का आपको कुछ याद होगा। पहला ही चैप्टर में आप लोग पढ़े थे क्या कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। उसकी अगर जानकारी है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तुरंत आते हैं परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, याद कीजिए। थोड़ा सा ये सब बेसिक्स आपको जानना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं और थोड़ा सा अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको याद होगा परिमेय संख्या की बकायदा एक परिभाषा होती है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। ठीक है, जहां पे P और Q क्या हो, P और Q क्या हो, पूर्ण संख्या हो। याद कीजिए परिभाषा को, आपको याद होगा, P और Q पूर्ण संख्या हो। ठीक है, और तीसरा नियम जो था वो क्या होता कि नीचे जो ये हर है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही तीनों कुल मिलाकर किसकी परिभाषा थी? परिमेय संख्या की परिभाषा थी। ठीक है, और परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण जैसे अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या कहते कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -4 हो गया, 0 हो गया, 2/3 हो गया, -3/4 हो गया, या दोनों -3/-4 लिख दीजिए। ये सभी किसके उदाहरण है? परिमेय संख्या के उदाहरण हो। लेकिन इसमें क्या था, बस एक नहीं शब्द जोड़ देते थे कि जिस संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां P और Q पूर्ण संख्या हो और Q 0 के बराबर न हो, उस संख्या को क्या कहते थे? अपरिमेय संख्या कहते थे। अपरिमेय संख्या का जैसे उदाहरण लेते थे तो उदाहरण से आपको याद आ जाएगा कि जैसे रूट के अंदर संख्याएं, जैसे √2, √3, √5, ये सभी संख्याएं क्या थी? अपरिमेय संख्या कहते थे। क्यों? क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में, देखिए ये अपरिमेय संख्या क्यों है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, √2 को अपरिमेय संख्या क्यों कहेंगे? पहले देखिए, ये P बटा Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गुण सही है। लेकिन गौर कीजिए, ये P है और ये Q है, तो क्या P जो है पूर्ण संख्या है? यहाँ पे P देखिए पूर्ण संख्या नहीं है। तो P जब पूर्ण संख्या ही नहीं है, यानी ये नियम क्या हुआ, दूसरा नियम यहाँ पे फेल हो गया। इसीलिए ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो वो किस तरह की संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जल्दी से एक चीज और याद कीजिए, जल्दी से इसके दशमलव रूप पे आते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए 2/3 जो है एक परिमेय संख्या हुआ करती थी, आप पढ़े थे। √2/3, और एक और उदाहरण लेते हैं 1/2। ठीक है, ये दोनों को जरा दशमलव रूप में देखिए। 2/3 को दशमलव में जब भी व्यक्त करेंगे ये क्या आएगा? दशमलव 6 आती रहेगी। और 1/2 को जब भी आप दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो आपको क्या आएगा? 0.5 आएगा। आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। तो बस ये सब जानकारी होने से होता क्या, आपको द्विघात करनी ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम इस सबको पढ़ा रहे हैं। यानी ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या को जब भी दशमलव में बदलते हैं, किसमें? दशमलव में। इसका दशमलव में जब भी बदले तो देखिए 2 तरह के दशमलव प्राप्त होते हैं। या तो वह दशमलव संख्या खत्म हो जाएगी, जैसे 1/2 परिमेय संख्या, इसको दशमलव में बदलिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0.05 आएगा। याद कीजिए ये दशमलव खत्म हो गया तो इसको क्या कहते थे? ससीम। ये क्या था? ससीम दशमलव। ठीक है, और ये देखिए कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ये चलते चला जाएगा कहां तक? अनंत तक। तो ये क्या थी? असीम दशमलव, यानी जो कभी खत्म नहीं हो। नहीं, लेकिन गौर कीजिए ये असीम है यानी कभी खत्म नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें देखिए एक संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही है। यानी इस संख्या को क्या कहिएगा? ये क्या है? आवर्त है। आवर्त मतलब कि किसी चीज का बार बार आना, यानी ये क्या है? असीम आवर्त। इससे क्या पता चल रहा है
कि परिमेय संख्या को जब भी दशमलव में बदलते हैं तो दो तरह के ही दशमलव प्राप्त होते हैं, या तो वह दशमलव ससीम दशमलव होगा यानी खत्म हो जाएगा, और नहीं तो अगर वो कभी अगर खत्म नहीं हुआ चलते रहा यानी वो अगर असीम है तो उसमें किसी न किसी संख्या की आवृत्ति होगी। अब जल्दी से एक और असीम अपरिमेय संख्या पे आते हैं। एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेते हैं, अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेते हैं जैसे √2। √2 को जब भी दशमलव में बदलिएगा देखिए उत्तर कुछ भी आता है 1.414। यहां तक तो देखिए हमको भी मान याद है, लेकिन इसके बाद जानते हैं कोई भी आगे बढ़ाइएगा ना तो अंदाजन कोई भी संख्या की आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति नहीं होती और वो बढ़ता ही चला जाता है अनंत तक। यानी यहां देखिए ये भी असीम है यानी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, असीम है, लेकिन इसमें किसी भी चीज की आवृत्ति देखिए हो ही नहीं रही है, बस संख्याएं आती चली जा रही है अपने मन से। इसी को क्या बोलते हैं? अनावर्त। इसको क्या बोलते हैं? अनावर्त। यानी हम अभी तक क्या सीखे? अपरिमेय संख्या को दशमलव में बदलेंगे तो वो क्या आएगा? असीम अनावर्त आएगा, और परिमेय संख्या को दशमलव में बदलेंगे तो वो क्या आएगा? असीम या तो आवर्त आएगा और नहीं तो जरूर ससीम दशमलव आएगा। अब आइए तुरंत एक बार और अपरिमेय संख्या पे आते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या हम लोग लिखते थे कैसे थे या पहचानते कैसे थे? तो वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो तो वह संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे उदाहरण के लिए एक बार फिर से लेते हैं, जैसे वर्गमूल के अंदर अगर 2 लिख दें तो देखिए 2 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या √4 अपरिमेय संख्या है? नहीं है, कारण 4 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या किसी न किसी का वर्ग हो। 4 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, कारण देखिए कुछ यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। तो ये सभी इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाइए, ये सब क्या आएगी? आपको संख्या आएंगी। ये सभी संख्याएं क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। इन सब संख्या को छोड़कर हम क्या बात कर रहे हैं? इन सब संख्याओं को, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। ये नहीं है कि इतना ही सिर्फ संख्या है, समझे? इससे भी और अधिक संख्याएं हैं, मतलब हम क्या करें? इस तरह की संख्याएं, ठीक है। इन सब संख्याओं को छोड़कर वर्गमूल के अंदर अगर आप कुछ भी संख्या लिखते हैं वो सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे यानी 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, यानी 4 नहीं लिखेंगे, क्या होगा? जैसे √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। फिर देखिए √9 नहीं है, √9 नहीं है, कारण 9 जो है पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मान कितना होता है? 3। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो √10 यानी आप समझ गए होंगे ये सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। और जानते हैं हम जो आपको लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, वास्तविकता हम करनी ही पढ़ा रहे थे। इन्हीं सब संख्याओं को क्या कहा जाता है? करनी कहा जाता है, समझे? जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जितनी भी है उन्हीं को क्या कहा जाता है? करनी कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर हम अभी तक फिर से चलिए अब करनी का परिभाषा देते हैं। क्या करनी किसको कहते हैं? यानी वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर, पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर, ये देखिए जैसे उदाहरण के लिए √16 नहीं लिख सकते आप, क्यों? √16 का मान 4 होता है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या हो गया। इसीलिए हम यहाँ बार बार कह रहे हैं क्या? वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर जो भी संख्याएं मौजूद है वो सभी संख्याएं क्या है या क्या कहलाती हैं? करनी कहलाती है। अब देखिए आपको याद होगा करनी तो इस रूप में भी लिखा जा सकता है ना जी। जैसे उदाहरण के लिए आपको पता होगा अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है, ठीक है, यहाँ पे अगर सामने में कोई संख्या नहीं लिखी होती तो 2 हमेशा होता है, 2 लिखते नहीं है लेकिन मौजूद होता है, ठीक है। अब देखिए यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 है। अगर हम बाकायदा यहाँ पे मान लीजिए 3 लिख दें तो ये भी क्या है? करनी है। ये घात 3 करनी है। ये कितना करनी है? जब कुछ नहीं लिखा होता तो घात 2 करनी है, यहाँ पे कुछ लिख दिए 3 लिख दिए तो यानी ये घात 3 करनी है। आगे आते हैं, ये क्या है? ये घात 4 करनी है, समझे? ये घात 5 करनी है। अगर पूछा जाए कि इस करनी का घात कितना है, अगर कुछ ना लिखा होता, आप जानते हैं हमेशा 2 लिखा होता है, इसका घात कितना है? 2 है, ठीक है। इसका घात कितना है? 3 है, इसका घात 4 है, इसका घात 5 है। लेकिन आपको अपने पाठ का नाम फिर से देखिए, क्या पढ़ना है? सिर्फ द्विघात करनी, यानी सिर्फ इस तरह की संख्याओं को ही पढ़ना है। इन सब संख्याओं को आपको
आगे के घात की संख्याओं को पढ़ना ही नहीं है। यानी कुल मिलाकर यही क्या है, द्विघात करनी है। यानी फिर से एक बार परिभाषा लास्ट में कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उस तरह की संख्याओं को ही क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। और आपको इस पाठ में सिर्फ किस पे ध्यान देना है, द्विघात करनी पे। ठीक है, करनी के प्रकार। देखिए आपको मूल रूप से अभी फिलहाल में दो तरह के करनी हम बताएंगे। एगो को कहते हैं शुद्ध करनी, एगो को कहते हैं मिश्र करनी। शुद्ध करनी और दूसरे को क्या कहते हैं, मिश्र करनी। ठीक है, शुद्ध करनी किसको कहते हैं और मिश्र करनी किसको कहते हैं। देखिए यहां पे देखिए जैसे रूट दो है, इसका मान आपको क्या कहे हम 1.414 के बाद भी कुछ कुछ होता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। जैसे √3 ये क्या है, इसका मान होता है 1.7321 कुछ कुछ होता रहता है। ये सब क्या है आपको पता है, ये क्या है, सब करनी ही है। लेकिन यहां पे देखिए सिर्फ और सिर्फ करनी ही मौजूद है और कुछ नहीं है। इस रूप में जितनी करनी लिखी होती है वो सबको क्या कहते हैं, शुद्ध करनी। अभी देखिए यानी रूट ऐसे एक जनरल अगर बात करें तो √a के रूप में, यानी ए क्या हो सकता है, कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो। इस रूप में जो भी संख्याएं लिखी हो वो सब क्या है, शुद्ध करनी। अब एक उदाहरण देखिए, मिश्र करनी तब किसको कहते हैं, जो a प्लस माइनस √b के रूप में लिखा हो, a प्लस माइनस √b के रूप में लिखा हो। जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए √2 है। √2 में अगर हम कोई संख्या जोड़ें, उदाहरण के लिए मान लेते हैं 3 जोड़ देते हैं। आपको पता है ना √2 का मान है 1.414 ... इसमें ये √2 का मान है। अब √2 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 3। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, 3 1 4.414 ... ये भी तो देखिए अपरिमेय संख्या का ही रूप है ना, कि ये क्या, हम आपको इसीलिए दशमलव रूप सबसे पहले पढ़ाए थे कि ये दशमलव किस प्रकार का है, असीम है, खत्म नहीं हो रहा है, कोई चीज की आवृत्ति भी नहीं हो रही है, इसीलिए ये दशमलव किसका है, अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है, करनी ही है। इसका मतलब √2 में 3 जोड़े तो ये भी क्या है, एक प्रकार का करनी ही है। लेकिन इसमें देखिए गौर से, यहां देखिए रूट वाला भी हिस्सा है और एक पूर्ण संख्या वाला भी हिस्सा है। जब कोई भी करनी इस रूप में लिखा हो, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, 3 माइनस √2, ये देखिए ये करनी वाला हिस्सा भी है, नहीं है। और ये क्या है, एक मौलिक संख्या भी इसको बोल सकते हैं, एक मौलिक संख्या भी है। यानी करनी वाला संख्या भी मौजूद हो और मौलिक संख्या भी मौजूद हो। अगर इस रूप में लिखा है तब उसको क्या बोलते हैं, मिश्र करनी। यानी एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछे √3 और वो यहाँ दे दे 2 माइनस √3, तो ये क्या है, ये शुद्ध करनी है। क्यों, इस रूप में लिखा है। ठीक है, और इस रूप में यानी इस रूप में जो लिखा हो वो क्या है, मिश्र करनी। यानी करनी आपको समझ में आया, दो तरह के होते हैं, शुद्ध करनी और मिश्र करनी। जो इस रूप में लिखा हो मिश्र करनी, जो इस रूप में लिखा हो वो शुद्ध करनी। चलिए हम लोग जैसे देखें करनी दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध करनी और मिश्र करनी, उसको ही आगे बढ़ाते हैं। फिर से करनी देखिए दो तरह के होते हैं, करनी दो तरह के। अगला जो प्रकार है करनी का, वो फिर से करनी को दो भाग में हम बांटे हैं। कुछ को कहते हैं सदृश्य करनी, कुछ को कहते हैं असदृश्य करनी। तो सदृश्य करनी किसको कहते हैं और असदृश्य करनी किसको कहते हैं, ये देखिए तुलनात्मक बात है। ये दोनों क्या है, तुलनात्मक बात है। आपको परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा, एक बात बताइए कि √2 और √8 क्या सदृश्य करनी है। इस तरह से प्रश्न, यानी दो संख्याओं को दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि क्या ये दोनों सदृश्य है या असदृश्य है। जैसे √27 और √334 या 343। अब आइए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि क्या ये दोनों सदृश्य करनी है या असदृश्य करनी है। तो देखिए सदृश्य और असदृश्य की परिभाषा क्या होती है। आपको जो भी दो संख्या दी गई होगी उसको तुरंत सरल रूप में पहले व्यक्त करें। सरल रूप में आपको पता होगा, बचपन में व्यक्त किए होंगे। तो इसको क्या करें, इसको तुरंत गुणनखंड के रूप में लिखें। √8 को कैसे लिखेंगे, √8 को तुरंत गुणनखंड के रूप में लिखें, 2 4 2 4 2 2 2। यानी इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तुरंत सरल रूप में लिखे। ये देखिए वर्गमूल के अंदर जब भी जोड़ा लगता है तो वो संख्या क्या होती है, बाहर आ जाती है। गौर से देखिए तो, और 1 और 2 रूट के अंदर बच जाएगा। आपको सिर्फ किस बात पे गौर करना है, ध्यान देखिए।
अगर इसका वर्गमूल वाला हिस्सा और इसका भी वर्गमूल वाला हिस्सा, अगर दोनों के ही वर्गमूल वाले हिस्से समान होते हैं, तब उस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं? सदृश्य करनी। यानी इसका भी देखिए रूट वाला हिस्सा जो है 2 है, इसका भी रूट वाला हिस्सा क्या है? रूट 2 ही है। लेकिन इसमें जरा उदाहरण में आइए, इसको क्या लिखेंगे? इसको अगर तुरंत गुणनखंड के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे? 3 गुना 3 गुना 3, 3 एगो जोड़ा लगा बाहर आया, इसको क्या लिखेंगे? 3 रूट 3। इसको देखिए इसका जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये क्या आएगा? 7 गुना 7 गुना 7। यहाँ पे 7 का जोड़ा लगा, 7 देखिए बाहर आ गया, लेकिन अंदर में, यानी सरल रूप में इसको ऐसे लिखे, इसको भी सरल रूप में ऐसे लिखे। अब जरा इसके वर्गमूल वाले हिस्से को मिलाइए। यहाँ देखिए रूट 3 है, लेकिन यहाँ क्या है? रूट 7 है। तो क्या ये दोनों समान है? नहीं, ये क्या है? ये दोनों समान है। यहाँ पे असमान है नहीं। तो जो भी करनी आपको दी गई होगी, करनी का तुरंत आप सरल रूप में व्यक्त करें और दोनों के ही क्या करें? वर्गमूल वाले हिस्से को या करनी वाले हिस्से की तुलना करें। दोनों का समान है तब उसको कहते हैं सदृश्य करनी। और अगर वर्गमूल वाला हिस्सा जो है अगर दोनों का समान नहीं है तो उस तरह की करनी को क्या कहते हैं? असदृश्य करनी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो इस तरह से आपको 2 तरह के करनी, हम 2 अलग अलग प्रकार के करनियों के बारे में बताया। पहले करनी क्या बताए थे कि शुद्ध करनी किसको कहते हैं और मिश्र करनी किसको कहते हैं। फिर हम आपको क्या बताए? सदृश्य करनी किसको कहते हैं और असदृश्य करनी किसको कहते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपके किताब का पहला एक्सरसाइज जो है वो आपसे जरूर बन जाएगा। चलिए हम लोग पहला एक्सरसाइज पे ही आते हैं। 9.1 पे आते हैं। पहला सवाल पे लेते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल आपको क्या कहता है? मौलिक संख्या एवं अमौलिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिखें। तो यानी तो गौर कीजिएगा, मौलिक संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या को जो करनी में मौजूद नहीं हो उसको कहते हैं मौलिक संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 2, सिर्फ अगर हम लिखे 2, 4, ये सब किस प्रकार की संख्या है? मौलिक संख्या। और अमौलिक संख्या किसको कहते हैं? अमौलिक संख्या मतलब ही अपरिमेय संख्या की तरह की संख्या है जी। यानी वो किस में होंगी? रूट में होंगी। ठीक है, यानी आपको इस संख्या और इस संख्या के गुणनफल के रूप में किसी संख्या को लिखना होगा। जैसे हम अभी देख लेते हैं, पहला सवाल को देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको कहा गया है रूट 175 को या वर्गमूल 175 को मौलिक और अमौलिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिखिए। तुरंत देखिए, आपको कहा गया इस संख्या को न लिखने, आप तुरंत इसका क्या करेंगे? गुणनफल के रूप में इसको लिखेंगे। गुणनखंड करें, 175 का गुणनखंड करें। इसी को देखिए उत्पाद विश्लेषण भी करना कहते हैं। 5 से भाग देंगे, 5 दिए 15, 5 25, फिर 5 से भाग दिए, देखिए कितना आया? 7। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 गुना 7 लिखेंगे। देखिए 5 का जोड़ा लगा, ये 5 वर्गमूल से बाहर आ गया 7। देखिए हो गया, सवाल बन गया। यहाँ पे गौर कीजिए, 5 क्या है? ये 5 क्या है? मौलिक संख्या है। रूट 7 क्या है? अमौलिक संख्या। 5 क्या है? मौलिक संख्या। 5 क्या है? यहाँ पे मौलिक संख्या। रूट 7 क्या है? अमौलिक संख्या है। ये क्या है? अमौलिक संख्या है, नहीं है। यानी 5 वाला हिस्सा क्या है? मौलिक। रूट 7 क्या है? अमौलिक। और ये दोनों के बीच में आपको हमेशा पता होता है, कुछ अगर नहीं है तो क्या है? हमेशा गुना होता है। याद रखें, जैसे 5 रूट 7 के बीच में क्या होगा? गुना। ये सब याद रखें, आगे चल के आपको काम में आएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। चलिए, पहला सवाल बन गया। चलिए एक का ही दूसरा सवाल पे आते हैं। एक का दूसरा सवाल क्या है? 2 स्क्वायर रूट 112। इसको देखिए, आपको कहा गया है क्या? मौलिक और अमौलिक संख्या के रूप में लिखे। देखिए कंफ्यूज नहीं हुई, इसमें पहले भी देखिए ये मौलिक हिस्सा है, ये अमौलिक हिस्सा है, लेकिन फिर भी इसको और सरल रूप में लिखने की कोशिश करें। आपको पता नहीं यहाँ कुछ नहीं है तो दोनों के बीच गुना है। चलिए इस हिस्से को और गुणनखंड के रूप में लिखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 112 का तुरंत गुणनखंड कीजिए। तो 2 से भाग दिए, कितना आया? और 2 से भाग दीजिए, कितना आया? और 2 से भाग दीजिए, कितना आया? और 2 से भाग दीजिए, कितना आया? इतना आया। इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। देखिए 4 को 2, 1 को 7, 1 को 2, 3 को 4 को। यहाँ देखिए जोड़ा लगा, यहाँ देखिए जोड़ा लगा। तो ये क्या है? ई जोड़ा 1 बाहर आया। ई तो पहले से ही 2 मौजूद है, ई 2 पहले से मौजूद है। इसके लिए 1 2 आया, इसके लिए 1 और 2 आया। और वर्गमूल के अंदर देखिए क्या बच गया? 7। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 7 हो गया। देखिए ये मौलिक हिस्सा है। देखिए हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ये मौलिक हिस्सा है और ये अमौलिक हिस्सा है, नहीं है? अमौलिक हिस्सा है।
और ये कहाँ है, दोनों के बीच में गुणनखंड के रूप में लिख दिए, मौलिक संख्या और अमौलिक संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिए। ठीक है, देखिए समय के अभाव के कारण हम ज्यादा से ज्यादा विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं, जानते हैं 3 नंबर सवाल आपसे जरूर बन जाएगा और 4 नंबर भी जरूर बन जाएगा। आइए 5 नंबर थोड़ा सा अलग है, 5 नंबर पे आते हैं। 1 का 5 क्या कहता है कि 5√119 को मौलिक और अमौलिक संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखे। देखिए अगर आप 119 को गुणनखंड के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, 17 7 19 से, यानी 7 गुना 7 गुना 17। देखिए ये हो ही नहीं पाया, इसमें तो कोई जोड़ा लगा नहीं, कुछ बाहर आ नहीं सकता, यानी कुल मिलाकर वापस वही उत्तर है। समझे बाबू कि 119, यही देखिए ये क्या है, मौलिक अंग, ये मौलिक हिस्सा है और ये अमौलिक हिस्सा है। ठीक है, तो ये मौलिक अमौलिक के गुणनखंड के रूप में लिखा गया। चलिए अगले प्रश्न पे जल्दी से आते हैं। पहले हमको आपको एक चीज सिखाना चाहेंगे कि करनी को जोड़ते घटाते कैसे हैं। अगर आपको 2 करनी को जोड़ना घटाना आता है, सॉरी जोड़ और घटाव अगर करना आता है, ये बहुत जरूरी है। देखिए उदाहरण के लिए अगर हम आपको कहें कि √8 और √32 को जोड़ के बताइए, तो इसको कैसे जोड़ते हैं या इसको कैसे घटाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले करनी का जोड़ घटाव जो होता है उसको चर के जोड़ घटाव से तुलना कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं x + 2y, क्या आप इसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। कारण इसका क्या है कि इसका चर वाला हिस्सा एक जैसा नहीं है। अगर चर दोनों का एक जैसा होता, जैसे अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे x प्लस मान लीजिए यहाँ 3x होता, तब हम इसको जोड़ सकते थे। क्यों? जैसे इसका चर और इसका चर एक जैसा होता है। ठीक है, इसी को ना सदृश्य पद बोलते हैं, यानी सदृश्य पद को ही जोड़ा जा सकता है। सदृश्य पद किसको कहते हैं? जिसका चर एक जैसा होता है। तो अब इसको जोड़ सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको इसके साथ जोड़े 3 1 4 लिखते हैं और चर जो होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं, जोड़ते ऐसे ही है। अगर इसकी जगह घटाव होता, मान लेते हैं जैसे 4x - 2x, तो भी क्योंकि चर एक जैसा है इसलिए जोड़ घटाव होगा, तो इसको बस इसके साथ घटा देते हैं 2 और चर वैसे लिख देते हैं। हूबहू ऐसा ही जोड़ घटाव करनी में भी होता है। करनी में भी जोड़ घटाव सिर्फ क्या होता है? सदृश्य करनी में हो सकता है। अभी आपको बताया था ना, सदृश्य करनी किसको कहते हैं? जिसका करनी वाला हिस्सा एक जैसा होता है। करनी वाला हिस्सा एक जैसा होता है। तो पहले इसको भी आप क्या करें? तुरंत सरल रूप में व्यक्त करें। इसको सरल रूप में देखिए व्यक्त करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, और इसको करनी के रूप में व्यक्त करेंगे कितना होगा? 2 गुना 2 गुना, तुरंत व्यक्त किए तो ये कितना हो गया? 2√2, और ये कितना हो गया? 2 2 4 4√2। अब देखिए ये दोनों क्या है? सदृश्य करनी है। क्यों? इसका करनी वाला हिस्सा एक जैसा है, नहीं है? तो ये दोनों सदृश्य करनी है। जैसे चर में भी सदृश्य पद में ही जोड़ घटाव होता है, वैसे करनी में भी सदृश्य करनी में ही जोड़ घटाव होता है। तो अब देखिए जैसे चर को जोड़ते हैं, इसको भी बिल्कुल वैसे ही जोड़ते हैं। कैसे? करनी के बाहर जो ये अमौलिक संख्या, बस इसी दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे चर में जोड़े थे 3 1 4, उसी तरह से 4 2 6, और बगल में जो करनी था उसको बस लिख देते हैं। हो गया जोड़। √8 और √32 को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। समझे? इसी तरह से अगर ये घटाव के रूप में होता तो हम घटाव भी कर देते। यानी जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, अगर इसी का उल्टा होता कि √32 - √8 की करना है आपको, तो क्या करते? तुरंत इसको सरल रूप में व्यक्त करते। तो √32 का कितना आता है? 4√2 आएगा, और इसको करेंगे तो कितना आएगा? 2√2। अब देखिए घटाएंगे कैसे? तो जो बाहर जो मौलिक संख्या है को मौलिक संख्या से घटा देते, 4 - 2 2 आता, और करनी जो है उसको वैसे ही लिख देते। यही आपका उत्तर है। उम्मीद करते हैं करनी का जोड़ घटाव आपको आ गया होगा। चलिए तब इस पे जल्दी से सवाल बना लेते हैं। 2 नंबर सवाल इसी पे आधारित है। ठीक है, चलिए आपके किताब के 2 नंबर सवाल पे आते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है कि प्रमाणित करें कि √108 - √75 बराबर √3 होता है। इसको करना क्या है? बस इसको LHS RHS बाईं तरफ पहले लीजिए। देखिए तुरंत हल कीजिए। LHS लेते हैं। LHS में क्या है? 108 - √75। आपको ये हल करके दिखाना है कि ये हिस्सा जो है इसके बराबर है। तो यानी एक तरह का करनी का क्या? घटाव है। तो इसको तुरंत घटाएंगे कैसे? आपको क्या कहते हैं? तुरंत इसको सरल रूप में व्यक्त कीजिए कि पहले तो देखेंगे कि सदृश्य है कि असदृश्य है, तभी ना जोड़ घटाव कर सकते हैं। अभी जैसे हम बताए थे तो 108 को तुरंत
कीजिएगा तो कितना होगा 108 का गुणनखंड यहाँ कीजिए जल्दी से साइड में तुरंत। 2 से भाग दिए 2 5 10 2 54, 2 से भाग दिए 2 2 4 7, 3 से भाग दिए 9, फिर 3 से भाग दिए 3, तो कितना हुआ ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। और रूट 75 को करेंगे तो कितना होगा, 75 को भी जल्दी से गुणनखंड के रूप में करें, 5 से भाग देंगे 5 एकम 5 बचे 25, 5 एकम 5 3, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 5 गुना 3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों यहाँ जोड़ा ई है, यहाँ जोड़ा ई है, तो देखिए एगो 2 यहाँ बाहर आएगा, एगो 3 यहाँ बाहर आएगा और रूट के अंदर सिर्फ ये 3 रह जाएगा। यहाँ पे क्या बाहर आएगा 5 बाहर आया, रूट के अंदर 3 रह गया, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 रूट 3 माइनस यहाँ कितना आया 5 रूट 3। अब बताइए क्या ये दोनों सदृश्य करनी नहीं है? सदृश्य करनी है तो कैसे घटाना सिखाए थे कि अमौलिक हिस्सा को मौलिक हिस्से को मौलिक हिस्से के साथ बस घटा दीजिए। 6 में से 5 गया, 1 बचा और रूट 3 चढ़ वैसे ही लिख देते हैं। अब देखो सामने में आपको पता है ना ये इसका गुणांक है, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो सिर्फ उत्तर कितना हुआ रूट 3। देखिए ये RHS के बराबर नहीं आया तो आप सिर्फ एक लाइन लिख देंगे क्या, LHS बराबर RHS प्रमाणित हो गया, LHS बराबर RHS प्रमाणित, ठीक है। 6 का देखिए 1 कहा गया है, क्या कहा गया कि इनके साथ इस संख्या के साथ कितना जोड़ेंगे, गौर करें बात पे बाबू, इसके साथ कितना जोड़ेंगे तो उत्तर इतना आएगा, ये आपको प्रश्न है। तो बाबू मान ले x जोड़ेंगे, बचपन से ही तो मानते आ रहे हैं, कुछ भी मान लेते हैं x है वो चीज, तो हम भी मान लेते हैं कि इसके साथ x जोड़ने पे ये उत्तर आएगा। इसके साथ हम कितना जोड़ेंगे मान लेते हैं, x जोड़ने पे उत्तर इतना आएगा, बस x का मान निकाल लें, इसको इधर भेज दें, क्या हो जाएगा रूट 5 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये इधर गया माइनस में, रूट 3 भी इधर गया माइनस में हो जाएगा, बस इसका मान निकाल लें। ये देखिए ये दोनों सदृश्य है, क्यों, यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, सिर्फ यही दोनों जुड़ेंगे घटेंगे चढ़ की तरह, तो 2 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 में से 1 गया 1, यानी यहाँ से क्या बचा रूट 5, ये तो वैसे ही वापस लिख देंगे, नहीं लिख देंगे जैसे चढ़ में ही बाबू। अगर आपको उत्तर आता है y माइनस एक्स, तो क्या आप इसको आगे कुछ हल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों सदृश्य नहीं है, इसीलिए जोड़ घटाव नहीं होगा। ठीक उसी तरह से ये दोनों अलग अलग असदृश्य पद है या असदृश्य करनी है, इसीलिए आप इसको जोड़ घटाव नहीं कर सकते। यही आपका क्या है, सही जवाब है। देखिए 6 के बी नंबर प्रश्न पे आइए कि 7 माइनस रूट 3 के साथ कितना घटाएंगे। हम जैसे सवाल बनाए तो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, इसीलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग प्रकार का। कहा क्या गया, इसका और इसका योगफल लिखें। इन तीनों का योगफल बोला लिखने के लिए, तो सबके बीच में क्या लिख देंगे, जोड़ लिख देंगे। देखिए जो जो सदृश्य है उस सबको जोड़ दीजिए, जैसे ये और ये सदृश्य है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, जैसे x जोड़ x 2x होता है, रूट 3 जो रूट 3 2 रूट 3, ठीक है। अब देखिए और क्या है आपका सदृश्य, देखिए ये एक मौलिक संख्या है और ये एक मौलिक संख्या है, नहीं है, तो 2 जोड़ 2 कितना हो गया 4, ये दोनों को जोड़े 4, ये दोनों को जोड़े ये। अब ये दोनों देखिए सदृश्य नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, बस हूबहू वैसे ही उतार के लिख देंगे, बस यही आपका सही जवाब है। मैं देखिए ये बस समझने योग्य बात है। प्रश्न क्या बोला कि 2 द्विघात करनी लिखे जिसका योगफल मौलिक संख्या हो, 2 वो द्विघात करनी लिखना है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लेते हैं वो रूट 2 और एक और लिख देते हैं माइनस रूट 2, ये देखिए 2 को करनी है, नहीं है। अब कहा क्या गया, ऐसा 2 करनी लिखिए जिसको जोड़ने से मौलिक संख्या प्राप्त हो। मौलिक संख्या का मतलब क्या, जिसमें रूट नहीं होगा, समझे बात को। तो देखिए ये एगो हम लिखे, एगो हमेशा लिखने का तरीका ही है, आप कोई भी लिख सकते, एगो करनी लिखिए, दूसरा करनी माइनस में लिखिए। जब भी देखिए बोला क्या, वो दोनों को जोड़ने से, ये दोनों को देखिए जब भी जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए 0 क्या है, एक मौलिक संख्या है, क्या है 0 क्या है, एक मौलिक संख्या है, यानी इसका मतलब
इस तरह के प्रश्न का उत्तर जब भी लिखने के लिए कहा जाए, रूट में आप संख्या लिखें, एगो लेकिन प्लस में, दूसरा किसने लिखा है माइनस। इसके कई जवाब हो सकते हैं। अगर कोई लिखता है एगो करनी 7 और दूसरा करनी -7 तो भी सही जवाब है। क्यों? ये दोनों को जब भी लिखेंगे तो देखिएगा करनी तो अपने आप हट गया बाबू, सही उत्तर इसका क्या आया 0। 0 क्या है? एक मौलिक संख्या है। ठीक है, इस तरह से देखिए आज का लेक्चर खत्म होता है। हमने कुछ प्रश्नों को छोड़ा है यह मान के कि वो आपसे जरूर बन जाएगा। देखिए हम फिर कहते हैं एक बार, अगर आपसे ना बने तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पे सवाल संख्या मैसेज कर दें, हम आपको उत्तर उसका जरूर भेज देंगे। ठीक है, वैसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात और कि अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का या बेल का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक आप लोग जानते हैं आप लोग को क्या करना है। आप लोग को सबको पढ़ते रहना है, खेलते रहना है, कूदते रहना, सोना भी है, लेकिन एक काम जरूर करना है, आप घर में जरूर रहिए ताकि हम लोग सब मिलके कोरोना से लड़ सकें और कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।